आज हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे भाई? TIR, और बोलो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक दो बात समझेंगे, देखो बहुत ध्यान से कि TIR क्या होती है। सबसे पहले जैसे मान लो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको कह देता हूं x और इसको कह देता हूं y, ठीक है। ऊपर वाला मीडियम मैंने मान लिया रेयरर मीडियम और ये नीचे वाला मीडियम मैंने क्या मान लिया? डेंसर मीडियम। समझ लेना, डेफिनेशन वगैरह तो तुम लोगों ने लिखी हुई है। तो ऊपर वाला मीडियम रेयरर मीडियम और नीचे वाला मीडियम मैंने क्या मान लिया? डेंसर मीडियम। बात सही है? मैं ये कहता हूं अगर कि ये एक पॉइंट है O, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है सीधी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन होता नहीं और लाइट सीधी सीधी पास हो जाएगी। एग्जैक्टली। समस्या कब होगी? जब ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे जाने की बजाय, देखो जरा, ऐसे जाए, या एक काम करें, ऐसे जाए। अब ध्यान से सोचो, इस तरफ डेंसर मीडियम है और इस तरफ कैसा मीडियम है? रेयरर। लाइट जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। हाँ ना बोलो भाई? ध्यान लगा के देखा जाए इस केस में तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला जो एंगल बना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब तुम सोच के देखो कि अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो ये जो रे है अवे 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 और अवे और अवे और अवे होती जाएगी। भाई डेंसर टू रेयरर जा रही है ना, तो और अवे होगी। तो एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी कि जब ये जो रे है ये बिल्कुल इसी के साथ में पास करें। उस डायग्राम को अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो देखो किस तरीके से ड्रॉ होगा, ध्यान से समझो। अब रे ऑफ लाइट को मैं इस तरीके से लेके गया, एरो जरूर लगाएंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। कौन से एंगल के बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। आया कैसे कि मैं इस एंगल को बढ़ाता गया, उससे रे ऑफ लाइट दूर होती गई, दूर होती गई, दूर होती गई, दूर होती गई। एक स्टेज ऐसी आएगी, जो ये स्टेज मैं यहां पे बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूं, कि इस स्टेज पर अब ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे पास कर जाएगी और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। अभी TIR नहीं हुई है, लेकिन अब दिमाग लगा के सोचो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया अगर तुम लोगों ने, तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हल्का सा भी बढ़ गया, मान लो 90 से 90.1 ही हो गया, तो सारी की सारी लाइट लौट के कहां आ जाएगी? डेंसर मीडियम में। सारी की सारी लाइट लौट के कहां आ जाएगी? और इसी को हम क्या बोलते हैं? TIR। तो देखो जरा एक और केस हम लोग यहां पे बना के देखें कि अब लास्ट केस में हमने क्या काम किया। बिल्कुल लास्ट केस में ये देखो, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि ये था, इसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से क्या कर दिया? बड़ा। तो ये जो एंगल 90 बन रहा था रिफ्रैक्शन का, ये अब ऑब्ट्यूज बनेगा। और ध्यान लगा के देखो, अगर ये ऑब्ट्यूज बनेगा
तो लाइट वापस आ जाएगी, लाइट वापस आ गई, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बन रहा है, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR। ध्यान से समझो, बोल रिफ्लेक्शन रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, हो रिफ्रैक्शन रहा है। लाइट इस तरीके से जा रही थी कि डेंसर से रेयरर जाना था, लेकिन इंटरफेस पे टकरा के एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बेसिकली। ठीक है, इंटरफेस क्या होती है, सेपरेटिंग बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को अलग अलग कर रही है। तो इंटरफेस पे टकरा के सारी की सारी लाइट कहां आ गई, वापस आ गई, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR। क्या बोलते हैं? क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई कि TIR क्या है? कहो तो फिर से एक बार समझाऊं। लाइट डेंसर से रेयरर जा रही थी, ठीक है, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो लाइट देखो यहां पे फिर से समझो, लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही थी, ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। लॉजिकल बात है, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू किया तो धीरे 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 क्या हुआ, ये और अवे होती गई, और अवे होती गई, और अवे होती गई, और अवे होती गई, एक बार इसके साथ आ गई। और अगर तुम यहां पर भी नहीं रुके, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, तो अब लाइट कहां आ गई, यहां। और इसी फेनोमेना को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, TIR। दिस फेनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड TIR। बात पल्ले पड़ी भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होता किस कंडीशन में। TIR हर कंडीशन में होता नहीं है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये बात पूछी गई है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR टू अकर। TIR के होने के लिए एसेंशियल कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, लाइट ना भाई डेंसर से कहां जानी चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन। इन कंडीशंस का भी सीरियल ऑर्डर है। सबसे पहली कंडीशन है कि लाइट कहां से कहां जानी चाहिए भाई, डेंसर से रेयरर। रेयरर से डेंसर जाएगी तो TIR नहीं होगा, डेंसर से रेयरर जाएगी तभी TIR होगा। बोलो क्लियर है? लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। एंड सेकंड थिंग, अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तो भी TIR नहीं होगा। इसको अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊं कि भाई TIR क्या है, देखो समझो, यहीं से डेफिनेशन बना सकते हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम स्ट्राइक्स द इंटरफेस एट एन एंगल greater than the critical angle, then all the light comes back in the same medium, and this phenomena is basically called TIR। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर दो, मैं कोई रट्टा नहीं मारूंगा, यहीं से बनाऊंगा डेफिनेशन। देखो कैसे बनाऊंगा। इस पॉइंट को अगर मान लो मैं A कह दूं, इस पॉइंट को मैं B कह दूं, और इस पॉइंट को क्या कह दूं, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भाई इस B पॉइंट से बन जाएगी। कौन से पॉइंट से बन जाएगी, B पॉइंट से। कैसे बनेगी, देख क्या है क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में कितना डिग्री हो जाए, 90। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम का जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। उसी को क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो अगर चाहो तो। इसी को किस में ट्रांसलेट किया जा सकता है, अंग्रेजी में। कैसे, इट इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। बोलो चमका भाई, हाँ ना बोलो यार, उतारना तो नहीं है ना किसी को, है सबके पास लिखा हुआ ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब ज्यादा जरूरी क्या है यार, इसकी एप्लीकेशंस, TIR की एप्लीकेशंस।
कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं वो भी समझ लो, है ना। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है TIR की, वो है भाई ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब क्या है? डायमंड का चमकना। अब ये बात तुमने सुनी होगी ना कि हीरे को तराशना पड़ता है, तो अब सवाल ये है कि हीरे को क्यों तराशना पड़ता है? हीरा इतना अच्छा है तो पहले से ही तराशा हुआ मिले? तराशना पड़ता है। क्यों तराशना पड़ता है? बात को समझो भाई। हीरा बना लेते हैं, देखो टिपिकल हीरा, ठीक है, मान लो ये डायमंड है, ठीक है। अब है क्या कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.4 और क्रिटिकल एंगल लगभग 23 या 24 डिग्री इसका होता है। डायमंड को एक्चुअली इस तरीके से कट दिए जाते हैं कि एक बार जो रे ऑफ लाइट डायमंड पे आकर के पड़े ऐसे, वो एक ही बार में बाहर ना निकल जाए। जब ये लाइट अंदर से बाहर जाएगी तो अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर कैसा मीडियम है? रेयरर। तो ये लाइट यहीं अंदर ही अंदर मल्टीपल टाइम्स क्या करे? TIR करे। मल्टीपल टाइम्स क्या करे? TIR, जिस वजह से हीरा चमकता है। इसी वजह से हीरा चमकता है। तुमने देखा होगा एक पार्टिकुलर एंगल पे रखने पे ज्यादा चमकता है, तो जिस एंगल पे ज्यादा TIR होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर जाएगी तभी चमकेगा। दो बातें, हीरे के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है तो वो अंधेरे में नहीं चमक सकता। सो ये बेवकूफ़ियाँ दिखाई जाती हैं कुछ फिल्मों में कि हीरा अंधेरे में भी चमक रहा है, लेकिन अंधेरे में हीरा नहीं चमक सकता। हीरा तो उस रोशनी की वजह से चमकता है जो उसके ऊपर पड़ रही है। और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका? TIR का। बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो हीरा चमकता है TIR की वजह से। दूसरा, जिसके ऊपर सवाल और भी पूछे गए हैं पेपर में, दूसरी इसकी एप्लीकेशन होती है भाई ऑप्टिकल फाइबर। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे नायाब अजूबा ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर। अब समझो जरा बात को कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है। इस चीज को समझो। एक इस तरीके का वायर होता है, देखो ऐसा। ऑप्टिकल फाइबर हॉलो होता है अंदर से, बिल्कुल क्या होता है? हॉलो। देखो, नहीं, एकदम हॉलो होगा अंदर से। ये इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ऐसे ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ठीक है भाई। और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? बोलो। कोर। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सिग्नल का ट्रांसफर कैसे होता है? लाइट की फॉर्म में, TIR करते हुए। कैसे? लाइट यहां से यहां मान लो जा रही है, ठीक है, तो ऐसे टकरा के वापस, फिर ऐसे टकरा के फिर वापस, फिर ऐसे टकरा के फिर वापस, एंड सो ऑन। ऐसे सिग्नल आगे चलता है। और इसमें मजे की बात यह है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑफ कोर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ क्लैडिंग। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग कैसा मीडियम है? रेयरर। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर, और इसीलिए टकरा के कहां आ रही है? वापस। बात कुछ पल्ले पड़ी? तो TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, नहीं, हम क्यों भेजेंगे 90 डिग्री से? हमको इससे क्या लेना देना? हम तो इस हिसाब से भेजेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे। और क्रिटिकल एंगल सबका सेम थोड़ी होता है मेरे भाई, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना किसका क्रिटिकल एंगल कितना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के भी यूजेस हैं। ऑप्टिकल फाइबर के क्या यूजेस हैं? बोलो। सबसे पहला, टेली
कम्युनिकेशन, आपस में बात कराने के लिए। आजकल तुम देख पा रहे हो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो इसी की वजह से तो मुमकिन हो पाया है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। एक ज़माने में MTNL का इंटरनेट आया करता था भाई, डबल वायर सिस्टम, जो आधे टाइम चलता था और जितने टाइम चलता था उससे ज़्यादा ख़राब रहता था, है ना। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये आदमी जो है MTNL की जो है बुराइयाँ कर रहा है, लेकिन देखो मैं MTNL का एक यूज़र रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आए दिन उसके अंदर नॉइज़ आया रहता था, लाइन में भी MTNL के फ़ोन लगा के देखो खर खर की आवाज़ आती थी। तो वहाँ पे तो इतनी स्पीड मुमकिन नहीं थी, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 1 Gbps कौन प्रोवाइड करा रहा है? जियो फाइबर। किसकी वजह से? ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। आई बात समझ में? तो पहला यूज तो टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा यूज क्या है? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जानते हो? टू व्यू इंटरनल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब किसी को लेजर सर्जरी करानी है, बेसिकली लेजर सर्जरी कैसी होती है कि पूरा कट ना लगा करके छोटा सा हिस्सा काटा जाएगा, लेजर अंदर डाल देंगे, लेजर से उस हिस्से को काट देंगे जो काट के बाहर निकालना है। तो उसके लिए जरूरी है ना कि डॉक्टर को दिखता रहे कि वो लेजर कहाँ चला रहा है। अबे हाँ ना बोलो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने शायद पहले भी समझाया था। जैसे मान लीजिए किसी का एब्डोमेन है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर बाहर निकालना, मान ले गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, वो बाहर निकालना। पता है ना गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? लिवर के साथ, है ना। तो आप देख, नॉर्मल सर्जरी में तो पहले क्या होता था कि ऐसे इसको कट कर दो, खाल को हटा लो, तो वो बॉडी पार्ट विजिबल हो जाता था आराम से, उसको काट के निकाल लेते थे। बट इसमें क्या होता था, स्टिचेस बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो स्टिचेस को कम करने के लिए लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं इनको, ये करना शुरू किया गया। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में क्या होता है बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देखोगे, छोटे छोटे होल होते हैं, ऐसे ऐसे 3-4 होल सर्जन बनाता है। तो एक होल से तो वो लेजर डाल देता है अंदर। अब तुम सोचो, पूरा हिस्सा खुला हुआ नहीं है ना, और लेजर अंदर है, उसे कैसे पता वो कहाँ चला रहा है लेजर को? क्या पता साले गॉल ब्लैडर की जगह लीवर ही काट के निकाल रहा है बाहर। तो बहुत जरूरी है ना कि उसको पता लगे कि भाई कहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं इक्विपमेंट को। तो यहां से एक एंडोस्कोप लगाया जाता है। एंडोस्कोप क्या होता है? यही ऑप्टिकल फाइबर इसके एंड पे कैमरा कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा? जो दिखता है उन इमेजेस का ट्रांसमिशन करेगा ऐसी एक बड़ी स्क्रीन पर, जिससे सर्जन को पता लगता रहे। इससे फायदा होता है कि ऑपरेशन जल्दी पूरा हो जाता है, स्टिचेस कम लगते हैं और रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये ऑप्टिकल फाइबर के यूज हैं। इसके अलावा भी TIR का यूज है, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मिराज में, ये 10th में ही पढ़े होंगे तुमने, मिराज और क्या, लूमिंग। मिराज और ये भी एप्लीकेशन है किसके? TIR के। इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आओ, अब आ जाओ आगे। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? TIR। वैसे तो इसके ऊपर सवाल अवाल भी आते हैं, बहुत आगे करवाऊंगा मैं तुम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं TIR के ऊपर। अब सबसे पहले काम की बात, हम एक काम करते हैं, कुछ बेसिक सी बातें सबसे पहले जानते हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं? लेंसेज के बारे में। देखो समझो, आओ, बेसिक ज्ञान है ये। लेंस कितने तरीके के होते हैं भाई? 2 तरीके के। कौन कौन से? चलो बोलो जल्दी। कॉन्वेक्स और, चलो बोलो, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग। तुम बेटा सारे, मेरे को ऐसा लग रहा फेल होगे बेटे, तुमको देख के मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कॉनकेव कैसा है। कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग। बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अभी साइन कन्वेंशन बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी, रुक जाओ कैसे। अच्छा, कॉन्वेक्स के भी फर्दर कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। सबसे पहला होता है, इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। कई बार ये लिखा होता है बाई कॉन्वेक्स। जो 10वीं क्लास में तुम लोगों ने नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था ना, ये वाला यही है डबल कॉन्वेक्स। इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं। बाई मत क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। देख, एक ये है और एक ये है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। बोलो क्लियर है? दूसरी बात, ये हुआ डबल कॉन्वेक्स। इसके बाद आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स एक तरफ से प्लेन होता है। ये या तो ऐसा हो सकता है मेरे भाई, या फिर ये ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस बोलते हैं?
प्लेनो कॉन्वेक्स। और बिल्कुल लास्ट वाला जो लेंस होता है, ठीक है, ये होता है, क्या होता है बोलो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कैसा होता है, इधर सुन लो ध्यान से, ये या तो ऐसा होगा या बेसिकली ऐसा होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से 3 तरीके के कॉनकेव लेंस भी होते हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। सबसे पहला क्या होगा, डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव ऐसा होता है, देखो, नॉर्मल कॉनकेव जो 10th क्लास में तुमको ऐसी मीठी गोली खिला दी थी, उसका नाम है डबल कॉनकेव। क्या नाम है, डबल कॉनकेव। दूसरा होता है भाई प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव एक साइड से प्लेन ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, ये हुआ तुम्हारा क्या, कौन सा लेंस, प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये ऐसा होता है, देखो, ऐसा। आई बात समझ में। अब मजे की बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारा इससे पाला नहीं पड़ेगा अभी 12वीं क्लास में, बिल्कुल भी। इससे सबसे ज्यादा पाला पड़ेगा इस वाले से और इस वाले से। प्लेनो कॉन्वेक्स के तो तुम लोगों को याद भी होंगे कि मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन भी एक करवाया था जिसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आया था, तो उसमें एक साइड की फोकल लेंथ मैंने क्या ली थी, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि जिधर से प्लेन है उधर से तो प्लेन ही हो गया ना, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बेसिकली क्या होती है, इन्फिनिटी। अरे बात चमकी, हाँ ना बोलो, उतारो, जिसको बनाने हैं बना लो। चित्र बना रहे हैं, 2 चिरकुट बना रहे हैं, मैंने देख लिया। या बढ़ जाऊं आगे, नहीं बनाने तो बोलो, फटाक से बोलो। वंश, हाँ देखा, बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही चल रही है ना रफ्तार, एकदम। हो गया ना, बहुत बढ़िया। उतारना है, उतार लिया। अब देखो आगे और पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक ज्ञान की रिवीजन चल रही है अभी फिलहाल में, ये जरूरी है। इनको कहते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जब मैं 10वीं में था तो डंडे मार मार के रटवाए गए थे ये हम लोगों को, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आओ समझते हैं क्या है भाई ये। पहला रूल देखो, आओ, ये केस 1 है। केस क्या है, 1। कहता क्या है, कहता है अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या है, फोकस। हाँ ना बोलो, सबसे पहला केस कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। आओ केस 2 देखें। केस 2, ये पॉइंट हमने मान लिया अब की बार फोकस है। क्या है, फोकस। तो रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। बोलो सही है। वैसे तो 10वीं का ज्ञान है ये, इसमें 12वीं का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, लेकिन फिर भी अब तुमने बात करी है तो मैं समझा दे रहा हूं। हाँ ना बोलो, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है उस्ताद, तीसरा नियम, अच्छा नियम है।
तीसरा नियम भाई ये कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला पॉइंट, तो रिफ्रैक्शन के बाद भी वो स्ट्रेट रहेगी, अनडेविएटेड। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। बोलो सही है? मतलब एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे पास हो जाएगी? स्ट्रेट। कैसे पास हो जाएगी? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। पल्ले पड़ गया? बनाना है किसी को? हो गया? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक और टॉपिक देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत जरूरी है भाई। इसको कहते हैं उस्ताद साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। क्या बोलते हैं इसको? साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। क्या पॉजिटिव लिया जाए और क्या नेगेटिव लिया जाए। ठीक है, आओ समझते हैं। चित्र बनाना पड़ेगा एक सुंदर सा, एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट ले ली हम लोगों ने ए बी, सही है। इसकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट, या एक काम करते हैं, पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो तो स्ट्रेट जाएगी, हाँ ना बोलो। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अभी तो समझाया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो भाई फोकस से पास करेगी। अब फोकस तो मैं बना ही सकता हूँ ना अपनी मर्जी से कहीं भी। आओ फोकस से पास करा देते हैं इसको, हमें मीट कराना है। ये लो फोकस से पास करा दी, सही है। एरो जरूर लगाइएगा, बिना एरो के सब गड़बड़ झाला है। ये तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से पास हुई, इसको क्या बोला गया? फोकस। तो आपकी जो इमेज तैयार हो गई सर, वो इमेज आपकी ऐसे ये यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये हो गई आपकी इमेज ए डैश बी डैश। बोलो सही है? इस तरीके से आपका डायग्राम बन करके पूरा हुआ। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। या इसको यहां नहीं लिखते, ठहरो, इसको यहां लिखो। ये आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। बोलो सही है? अब समझना जरा बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 ये कहता है कि सारी की सारी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। सारी की सारी दूरी कहां से नापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर के अलावा तुम कहीं से भी मेजरमेंट नहीं करोगे। तो जितनी भी मेजरमेंट तुम करोगे वो कहां से करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो समझो जरा, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है इसको बोला गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला गया? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी है इसको बोला गया फोकल लेंथ, सही है। और ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की जो दूरी है इसको बोला गया इमेज डिस्टेंस v। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 मान ली और इमेज की हाइट क्या मान ली? h2। साइन कन्वेंशन का नियम नंबर पहला। नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव।
मैं तुमको इसका शॉर्टकट बताता हूं। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, चलो एक और कलर यूज करते हैं, देखते हैं ये कैसा लगेगा। यही है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं यहां पे लेंस बना दूं तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मान लो? ये सारी दूरी क्या हो जाएंगी? अरे प्लस एक्स एक्सिस है ना यार। अगर तुम्हें इतना भी नहीं आता ना तो तुम डिजर्व भी नहीं करते कि तुम 12th क्लास में हो। अरे ये प्लस एक्स होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लो। तो इधर की सारी दूरी क्या हो गई? इधर की सारी दूरी क्या हो गई? इधर की सारी दूरी क्या हो गई? और इधर की सारी दूरी क्या हो गई? अरे हाँ ना बोलो, बात क्लियर है? इस हिसाब से अब यही लॉजिक अगर मैं यहां पे लगाऊं तो सोच, फोकल लेंथ किस तरफ है? इस तरफ है। पॉजिटिव होगी नेगेटिव? क्या होगी बोलो? पॉजिटिव नेगेटिव? फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव इस केस में, सही है? चलो बताओ सोच के, इमेज डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? जोर से बोलो यार, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। कौन बोल रहा है नेगेटिव? इमेज डिस्टेंस। हाइट नहीं पूछ रहा, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा हूं। थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा रहता। इमेज डिस्टेंस ये है v, तो v बोलो पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ भाई पॉजिटिव। अरे राइट हैंड साइड पे है तो क्या होगी? पॉजिटिव। चलो u बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलो पॉजिटिव नेगेटिव? इसलिए नेगेटिव ना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो u क्या हो गई इस केस में? नेगेटिव। चलो अब h1 बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर है ना प्लस वाई एक्सिस में, तो h1 क्या हो गई? पॉजिटिव। चलो h2 बोलो नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में। बात पल्ले पड़ी? बहुत छोटी सी ट्रिक है। तुम कहो तो मैं तुम्हें रूल लिखा देता हूं, लेकिन रूलों को लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन सीधी न्यूमेरिकल्स में होती है। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पलट जाएगा अगर ऑब्जेक्ट इधर की बजाय इधर रख दे। वो ऑब्जेक्ट को अगर उसने इधर से उठा के किधर रख दिया? इधर। होता नहीं है ऐसा 99%, 1% पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उसने ऑब्जेक्ट को इधर से उठा के मान लो इधर रख दिया, समझ रहे हो, तो उस केस में ये पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। बात समझ रहे हो? कैसे बदलेंगी? जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव साइड होगी हमेशा, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव रह जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। उल्टा हो जाएगा ना यार, ठीक है? ये सेम रहेगा, ये प्लस वाई रहेगा और ये नेगेटिव वाई रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर से उठ के इधर आ जाए, ठीक है, हाँ, तो जो एक्स एक्सिस है केवल उसकी वैल्यू बदलेगी, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, वाई वही रहेगा। बोलो चमक गया? इसको जरूर लिख लो तुम लोग एज इट इज चित्र बना के, ये जरूरी है।